नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल रोज़ की तरह आज शाम फिर आपके साथ हूँ, नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ। खबरें तो आप देखते ही रहते हैं दिन भर, अब तो एक मिनट में 100 खबरें आपको दिखाई जाती हैं, लेकिन बहस नहीं होती। अब चैनलों पर जो आपके सूचना के जितने तंत्र हैं उन पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर की बातचीत होनी चाहिए। आज मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज से 30 साल पहले मैंने लिखी एक गज़ल से। मैंने लिखा था कि कुछ ना कुछ होना है सोने की लंका में, कुछ ना कुछ होना है सोने की लंका में, जादू है टोना है सोने की लंका में, सांसों से धड़कन तक सब पीला पीला है, सांसों से धड़कन तक सब पीला पीला है, सोना ही सोना है सोने की लंका में। तो इस समय हम जिस सोने की लंका की बात कर रहे हैं वो है इस देश को सबसे ज़्यादा आपका कर देने वाला राज्य महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य झारखंड। मैं अगर मोटे तौर पर कहूँ तो ये दोनों राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड इस देश में सोने की खान हैं। और सोने की खान है तो जाहिर है कि इन दोनों प्रांतों में सत्ता को लेकर के जो संघर्ष होता है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले अलग तरीके से होता है। हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। होना तो चाहिए था कि अगर चुनाव आयोग चाहता तो दिल्ली का चुनाव भी इसके साथ करा लेता, लेकिन नहीं। सरकार अपनी सुविधा से चुनाव आयोग को जो निर्देश देती है, चुनाव आयोग नतमस्तक होकर के उन निर्देशों का पालन करता है। आपने पिछले चुनाव में देखा, जम्मू कश्मीर में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, हरियाणा में देखा। हरियाणा में तो तारीखें तक बदल दी गई, और तारीखें बदली तो आपने देखा नतीजे भी बदल गए। अब किस राज्य में चुनाव कितने चरणों में हो और कैसे हो, ये सब तय करने का संवैधानिक अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है। लेकिन वो केंद्रीय चुनाव आयोग भी एक कठपुतली जैसा है। उमादार जोशित की नाही, सबे न चावत राम गुसाई। तो हमारे राम गुसाई तो इस समय मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह साहब हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और इन दोनों राज्यों के चुनाव कार्यक्रम को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, काफ़ी बड़ा चुनाव है। और झारखंड में भी 80 से ऊपर सीटें हैं विधानसभा की। इन दोनों के लिए चुनाव होना है, और ये चुनाव जिन परिस्थितियों में होना है वो बड़ी विचित्र हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले आपने देखा कि जो महाराष्ट्र है वो लहूलुहान हो गया। वहाँ एनसीपी के एक विधायक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। और किसने भूना? एक डॉन लॉरेंस बिश्नोई, अमेरिका में बैठते हैं, हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य चलाते हैं। उधर झारखंड में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ईडी ने दनादन छापेमारी की। जितने लोग चुनाव में पैसा लगा सकते थे या चुनाव में उनकी कोई भूमिका हो सकती थी, वो अधिकारी हों, वो नेता हों, सब के ईडी के छापे मार दिए गए। और कोशिश ये की गई कि जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं उनको अपने ढंग से मैनेज कर दिया जाए। तो समरथ को नहीं दोष गुसाई, सभे ने चावत समरथ को नहीं दोष गुसाई, सुरसर की नहीं, रवि पावक सुरसर की नहीं, ये गोस्वामी जी कह गए हैं। तो हमारी सरकार समर्थ है, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में फिर एक बार इस देश में जो गठबंधन का धर्म चल रहा है पिछले कई दशकों से, उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। ये गठबंधन का धर्म हाल में अभी 8 तारीख को आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में चला और हरियाणा में चित हो गया। हरियाणा में जब जो गठबंधन था उसके सदस्य, विपक्ष का जो गठबंधन था उसके सदस्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, और उसकी वजह से वो चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सके। अब चाह में है और कोई, और बाह में है और कोई, यह विसंगति जिंदगी के द्वार पर हर बार रोई वाला मामला है। भारत भूषण जी ने अरसे पहले एक गीत लिखा था
कि यह विसंगति जिंदगी के द्वार पर हर बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। अब चाह में आपकी सत्ता है, लेकिन सत्ता लेके भारतीय जनता पार्टी चली जाती है, क्योंकि उसके पास गौधन, गजधन, बाजधन और काला धन और इलेक्टोरल बॉन्ड का धन और ड्रग का धन, सारे धन उसके पास हैं, सत्ता में है। ये कांग्रेस में होती अगर सत्ता में तो मुमकिन था कि सारे धन कांग्रेस के पास भी होते, क्योंकि सत्ता का चरित्र तो लगभग एक जैसा होता है। लेकिन बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए जितने ठटकर्म कर सकती है, ठटकर्म देसी भाषा का शब्द है, कायदे से इसको संस्कृत में कहते हैं सठकर्म। सठकर्म 6 तरह के कर्म, और सठकर्म अगर सा बदल दें तो बहुत घटिया किस्म के कर्म हो जाते हैं। तो ये पिछले 2 साल से चल रही है, कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 सालों में आप देखिए, पहले बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, उसके 2 टुकड़े किए, उससे भी काम नहीं चला। तो शरद पवार साहब की जो एनसीपी है उसके 2 टुकड़े कर दिए। कोशिश तो कांग्रेस के भी टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस उस ढंग से नहीं टूटी जिस ढंग से एनसीपी टूट गई या जिस ढंग से शिवसेना टूट गई। और इन सबको मिला करके आम बोलचाल में कहते हैं ना, भानुमति का कुनवा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा करके भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की सत्ता में है। और ये हकीकत है। उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, उसका सबसे बड़े पार्टी है दुनिया की, लेकिन महाराष्ट्र में उसका जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उप मुख्यमंत्री है, जो बेचारा पहले मुख्यमंत्री रह चुका है। तो ये विसंगति भारतीय जनता पार्टी को शुरू से परेशान किए हुए है। और महाराष्ट्र में तो ख़ास तौर पर परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को चाहे अनचाहे नुकसान ही हुआ है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में गिरी, तो जाहिर है कि उनके ऊपर ठीकरा फूटेगा, लेकिन किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। एनसीपी के चीफ हमारे शरद पवार साहब को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब क्या क्या कह आए, उससे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आहत हुआ। आहत तो 86 साल के शरद पवार साहब भी हुए होंगे, लेकिन उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में वो सब आहत हुए। अब सबके लिए ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मौका है विधानसभा का चुनाव। एक ही चरण में चुनाव होना है और 20 तारीख को चुनाव हुए नवंबर में और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस चुनाव की तैयारियां किसने कैसे की हैं। कांग्रेस हरियाणा में धक्का खाकर बैठी हुई है, एक सदमे में बैठी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उसका जो साथ था नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के साथ, वो अच्छा रहा, परिणाम अच्छे आए, लेकिन वहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी को पुनर्मुस्को भाव की स्थिति में नहीं ला पाई। तो एक तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ के चलते ही अब उसको महाराष्ट्र और झारखंड में अग्नि परीक्षा देनी है। झारखंड में कांग्रेस का गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। झारखंड जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के और शिवसेना के टुकड़े किए, वैसे ही वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पिछले दिनों हेमंत सोरेन साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जेल जाने के बाद काम चलाऊ मुख्यमंत्री बनाए गए थे चंपई सोरेन। और जब हेमंत सोरेन वापस जेल से आए और जमानत पर छूटे और उन्होंने उनसे कुर्सी अपनी वापस ले ली, तो वो नाराज़ हो गए, और नाराज़ हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने फट से उनको लपक दिया और अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि देखिए, कलम आप किसी चीज़ की लगाएंगे तो उसका पूरा पौधा बनना इसकी कोई गारंटी है नहीं। चंपई सोरेन साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो कितने वोटों से जीते ये भी भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए था। सोरेन साहब का कीर्तिमान है कि वो विधानसभा का चुनाव 15,000 वोटों से भी जीत चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो 3,000 वोटों से ज़्यादा से नहीं जीत पाए। तो इस हिसाब से वो अपनी सीट ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। और दूसरी खबर ये है कि झारखंड में जो प्राकृतिक संसाधन हैं
उन पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक उद्योगपतियों की नज़र शुरू से है। और उस पर कब्जा तभी हो सकता है कि जबकि वो सत्ता झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोगों की हो, लेकिन बड़ा मुश्किल दिखता है। झारखंड के लोग आदिवासी ज़रूर हैं, बहुसंख्यक आदिवासी हैं, वहाँ 44 सीटें शायद सामान्य की हैं, लेकिन सामान्य पे भी आदिवासी ही प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि आबादी का प्रतिशत ज़्यादा है। तो आदिवासी सरल हैं, सहज हैं, लेकिन वो अपने अपमान को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हेमंत सोरेन को जिन परिस्थितियों में जिन आरोपों के चलते जेल भेजा गया, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बहुसंख्यक कार्यकर्ता नाराज़ हैं, जनता नाराज़ है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही क्षेत्रीय दल है, लेकिन उसका एक संगठन है, उसका एक शिनाख्त है राज्य में, जो भारतीय जनता पार्टी से शायद कहीं ज़्यादा बड़ी है। और उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, और अब तो वामपंथी भी उनके साथ आ गए हैं, 2-4 सीटें वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में झारखंड विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरह हड़प लेगी, इसकी संभावना कम है, लेकिन आशंका पूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम करती है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। वो एकला चलो की स्थिति में तो है ही नहीं, लेकिन दम भरती है। और अमित शाह साहब ने पिछली बैठक में मुंबई में कहा था, अपने लोगों को संदेश दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गए। जानते हैं कि अकेले चुनाव लड़के और सिवाय फजीहत के उनके हिस्से में कुछ आएगा नहीं, और अगर कुछ हासिल करना है तो उन्हें एकनाथ शिंदे के गुट को भी संभाल के रखना है। और जो अजित पवार साहब हैं, जिनको वो चक्की पीसिंग कराना चाहते थे, उनके गुट को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। जबकि अभी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जो अजित पवार साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं ज़रूर, उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन बहुत सहज नहीं है। बार बार उनका मन करता है कि वो घर लौट जाएं, और अगर लौट भी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब रोक नहीं सकती है। ना ईडी के डर से, ना सीबीआई के डरा के उनको रोका नहीं जा सकता। तो देखिए, अंततोगत्वा अगर आपकी आत्मा आपके साथ खड़ी हो जाए तो फिर ये सारे डर दूर हो जाते हैं। झारखंड में भी कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप हैं, उनके सांसदों पर, उनके मंत्रियों पर। साहू साहब का नाम तो आपने सुना होगा, 350 करोड़ की नगद उनके घर मिले थे। और तो ये जाहिर है कि इसका जो खामियाजा है वो झारखंड में कांग्रेस भुगतेगी। लेकिन कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में जो कमाया है इस देश में, वो उसके काम महाराष्ट्र में भी आ सकता है और झारखंड में भी आ सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रोकी, उसके इरादों पर पानी फेरा, उसे बैसाखियां लगाने पर मजबूर किया, इससे लगता है कि कांग्रेस अब जो हरियाणा में उसके साथ हुआ है उससे सबक लेकर के महाराष्ट्र में और झारखंड में अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करेगी। कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब वो पुरानी कांग्रेस का कायाकल्प करे, राहुल गांधी की कांग्रेस बनाए। उसमें जो 80 पार, 70 पार, 75 पार के लोग बैठे हैं, जो अपने ढंग से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, उनको अब मार्गदर्शक मंडल में ले जाना चाहिए इस चुनाव में, ख़ास तौर पर क्योंकि ये चुनाव अब युवा शक्तियों के बीच होने वाला है। इस चुनाव में हेमंत सोरेन है एक तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, सुप्रिया सुले हैं। ये सब एक ही पीढ़ी के लोग हैं, और इन लोगों की जो पकड़ है वो मतदाता के बीच में बन गई है। अब लोग अमित शाह को या माननीय मोदी जी को उतना तवज्जो शायद न दें जितनी इन लोगों को देंगे, क्योंकि ये उनके मतदाताओं के हम उम्र है। जनरेशन का गैप होता है। मोदी जी 75 साल के हैं, अब उनकी बात नौजवान कैसे सुन भी ले तो बेचारा झांसे में आ जाता है। जितना इस देश के लोगों के साथ पिछले 10 साल में जुमलेबाजी की गई, वादा खिलाफी की गई, उससे इस देश का हर नौजवान, किसान, पहलवान सब दुखी हैं, और जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो इसका हिसाब बराबर करते हैं। जम्मू कश्मीर तो सबसे बड़ा उदाहरण है, पहले तेलंगाना था, कर्नाटक था, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं जमातों ने, किसानों ने, जवानों ने, पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने रोका था। अब महाराष्ट्र, चूँकि जैसा मैंने शुरू में अपनी प्रस्तावना में कहा कि महाराष्ट्र सोने की खान है,
सबसे ज़्यादा कर महाराष्ट्र से जाता है। हमारी आर्थिक राजधानी है इस देश की, जो भी है वैध अवैध सारा पैसा इस महाराष्ट्र में है। आप इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर एक डॉन कल्चर चलता है और माफिया कल्चर चलता है, उससे भी बहुत पैसा आता है, जो सिनेमा में भी जाता है, जो राजनीति में भी आता है और जो सत्ता के संतुलन में भी इस्तेमाल होता है। कोई इसे ना माने बात अलग है, लेकिन ये हकीकत है। किसी भी दल की सरकार हो, इन माफियाओं के, इन डॉनों के पैसे के बिना अपना काम चला नहीं पाती है। इनके इशारों पर या तो उसे नाचना पड़ता है और या फिर ये इन माफिया और डॉनों को अपने इशारे पर नचाते हैं और धन कमाते हैं। तो ये महाराष्ट्र का सौभाग्य कहें इसको या दुर्भाग्य, जो भी है वो है, हकीकत है। अभी जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो इसी क्रम का एक ताज़ा उदाहरण है। यहाँ तो आपने किससे सुना होगा, जब आप मेरे इस ख्याल से बच्चे रहे हों बहुत से हमारे दर्शक, और या 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी इनको स्मृतियाँ ताज़ा करनी हो, हाजी मस्तान के नाम आपने सुने होंगे। तो यहाँ तो डॉन चलते हैं। अभी आपने देखा गुजरात और महाराष्ट्र के जो रिश्तों को लेकर के एक तनाव है दोनों राज्यों में, वो भी इस विधानसभा के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि गुजरात की जो संस्कृति है उसने महाराष्ट्र की संस्कृति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है। न केवल संस्कृति पर बल्कि वहाँ के कामकाज पर, वहाँ के कारोबार पर और वहाँ की सत्ता पर। गुजरातियों ने, आप देखिए निर्माण कार्य जितने भी महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें अधिकांश कंपनियां गुजरात से आती हैं। और क्या महाराष्ट्र में कमी है क्या? महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो शुरू से गुजरात के साथ है। और देश में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ गुजरात जनित व्यापारी और ठेकेदार और कारोबारी बड़े आराम से धन कमाने में लगे हैं। तो अब आपको देखना है कि ये जो 2020 का बेंच है, एक तरह से 2020 का इसलिए कि इसमें समय बहुत कम है। आज 15 तारीख है और 15 तारीख को इस कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और अगले 20 नवंबर तक ये मतदान हो जाना है। तो मुश्किल से 40-45 दिन लोगों को तैयारी के लिए मिलेंगे। हालांकि राजनीतिक दल अपने ढंग से चुनाव की तैयारियों में एक लंबे अरसे से लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये नेशनल जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस है एनसीपी, उसके जो संस्थापक शरद पवार साहब, उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। क्योंकि अगला जब चुनाव होगा उनकी अवस्था 90 पार कर जाएगी और उस अवस्था में वो कितने सक्रिय होंगे राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता। तो इस विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने उत्तराधिकारी को भी स्थापित करना है। वो उनकी बेटी हो सकती है, उनकी बहू हो सकती है और अभी बीजेपी के साथ खड़े उनके भतीजे अजीत पवार साहब भी हो सकते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी, कांग्रेस के लिए भी ये पुनर्जीवन का, जीवन मरण का प्रश्न है महाराष्ट्र में अपना वजूद बनाए रखना। एक ज़माना था महाराष्ट्र ने कांग्रेस को बड़े बड़े नेता दिए और कल तक दिए, इंदिरा गांधी के ज़माने तक दिए। यशवंतराव चौहान, वाई चौहान से लेकर के सुशील शिंदे, ये ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है, किस किस के नाम लो। लेकिन आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। यही स्थिति झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बारे में लोगों का कहना है कि वो उतने जुझारू नहीं हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए। तो अब ये कांग्रेस के अंदर की बात है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस चुनाव को किस ढंग से लड़ेगी, कैसी तैयारी करेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमें और आपको तो ये देखना है कि ये चुनाव भी हरियाणा के चुनाव की तरह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव की तरह चौंकाने वाले परिणाम लेकर ना आए। क्योंकि अब मशीनें काबिले यकीन नहीं रही हैं, लेकिन यकीन करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत देश की है, वो इन मशीनों को लेकर के किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई राजनीतिक दल खुलकर इसके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार नहीं है कि भाई इसको हटाओ और पुरानी पद्धति पे आओ। तो जो है सो है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले ना हों ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो इबारत दिखाई दे रही है दीवारों पर लिखी,
उससे साफ साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र में सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी लहर है। ये लहर आंशिक तौर पर झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड के साथ पिछले दिनों में जो केंद्र सरकार का व्यवहार रहा है उसकी वजह से वहाँ के मतदाताओं में अपनी प्रदेश सरकार के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति भी है। तो ये अगर सहानुभूति की लहर चल गई तो मुमकिन है कि परिणाम कुछ दूसरे आए। और फिर देखिए, जहाँ तक मतदाताओं को लुभाने का मामला है, सभी दल एक से बढ़कर एक हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो जब झारखंड में गए तो क्या है कि वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, उसमें हम 1250 रुपये देते हैं, लेकिन अगर झारखंड में आपने सरकार बनवा दी तो हम 2100 रुपये हर महीने देंगे। तो हेमंत सोरेन तो उनके उस्ताद निकले। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के ठीक पहले कह दिया कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम 3100 रुपये देंगे। तो यानी फ्री वीज का जो फॉर्मूला है ये अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है। ये कितना किसको लुभाएगा ये भगवान जाने, क्योंकि इस देश में आने वाले 4 साल तक जो 5 किलो अनाज पर पलने वाली आबादी है, उसमें महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उसमें झारखंड के लोग भी हैं, वो 5 साल तक गरीब ही बने रहने वाले हैं। उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के में ये सरकारें मदद करने वाली नहीं है, ख़ासतौर पर केंद्र की सरकार ही ये 5 किलो अनाज देती है। तो अब ये जनता को तय करना है कि उसे मुफ्त के माल पर जिंदा रहना है या स्वाभिमान पर जिंदा रहना है, या अपने सोने की इन लंकाओं को महफूज बना कर रखना है, इन्हें लुटने से बचाना है। सबकी नज़र इन सोने की लंकाओं पर है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन झारखंड में जितने हैं उतने महाराष्ट्र में शायद नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जितने दूसरे तरह के संसाधन हैं, उद्योग हैं, व्यापार है, कृषि है, सहकारिता है, उससे जो पैसा मिल रहा है उसका भी कोई मुकाबला किया नहीं जा सकता। तो देश की ये 2 छोटी छोटी सोने की लंकाएँ हैं, इन्हें कौन अपने नियंत्रण में लेता है ये देखना पड़ेगा। इसके लिए भ्रष्टाचार के रावण भी मरेंगे, शिष्टाचार के रावण भी मरेंगे, और तरह तरह के रावण मारे जाएंगे। तो आइए हम लोग अब आने वाले 20, 25, 35, 45 दिन इस तमाशे का भी एक हिस्सा बने रहें, और ये तमाशा देखते हुए ये न भूलें कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास को पसंद भी करें तो लाइक का बटन दबाएं, और शेयर भी करें अपने तमाम समूह आप सब मित्रों के पास हैं, फेसबुक पर भी हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, उस पर भी शेयर करें, और अगर मेहरबानी करें तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको इस बातचीत के बारे में सूचनाएं मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।